ठीक है, तो मैं अभी आपसे पूछ लेती हूँ। 29 ज्योति जी, इसका मतलब बता दीजिए 29 का। 29 का मैम। हाँ जी। तो करते हैं कितना देखना 3 मैम। यहाँ पे जैसे जो 9 अंतराय बताए गए उनके बारे में डिस्कस किया गया कि जो ठीक से नहीं बता पा रही हैं आप रमन जी। रमन जी। मैम हाँ जी। मैम शायद तक इसको ऐसे कहा है कि भी ईश्वर के वो जप करने से इन अंतरायों का अभाव हो जाता है मैम। हाँ, बहुत बढ़िया। तत्प्रत्यक चेतनाधिगमो, उससे हमारी चेतना, जो हमारी अंदर की चेतना है ना, वो अधिगम वो सीख जाती है, वो सब उसके अंदर ढल जाती है। उससे क्या होता है, अंतरायों का अभाव हो जाता है। फिर उन अंतरायों की चर्चा फिर तीसरे सूत्र में करते हैं कि कौन कौन सी अंतराएं हैं। व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति। तो ये सब हो चुका था अपना, है ना। इसके बाद अच्छा, ये किसके लिए है तत्प्रत्यक, किसका? क्योंकि ईश्वर की चर्चा हो रही थी हमारी 29 से लेकर के 23 से लेकर के 29 तक। ईश्वर, तो ईश्वर के बारे में चर्चा थी कि वो ऐसा है वैसा है, उसको इस नाम से पुकारा जाता है और उसको उसके अर्थ भावना के साथ जप करना चाहिए। यानी कि उसमें पूर्ण रूप से ध्यान करके ही उसका जप करें। ऐसा नहीं कि विचार कुछ और चल रहे हैं और ऊपर ऊपर से आप राम राम बोल रहे हो, ओम का उच्चारण कर रहे हो, अंदर कुछ और ही चल रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है ना। हाँ जी, सबको नमस्कार। उसके बाद जब ये 9 अंतराएं आती हैं, फिर उसके बाद सह विक्षेप आते हैं। सह विक्षेप, इन 9 अंतरायों का और सह विक्षेप का एक एक शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदी और संस्कृत दोनों में ही, वो दोनों ही तरीके से आपको पूछ सकता है। फिर आपका ये हो जाता है कि जो मेन अंतराएं हैं और जो सह विक्षेप हैं, इनको मिक्स करके दे दिया जाएगा और उनसे पूछेंगे कि इनमें से सह विक्षेप कौन से हैं या इनमें से अंतराएं कौन सी हैं। ठीक है, तो इन दोनों में आपको मिलान करने के लिए, कूट के लिए, और एआर की फॉर्म में भी, जैसे एआर में उन्होंने लाइन बना दी कि ऊपर जो है ना कुछ और मीनिंग, यानी कि पूरी लाइन तो है आपकी विक्षेप के बारे में, और बीच में जो शब्द दे दिया वो सह विक्षेप का दे दिया, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, वो गलत लाइन हो गई है ना। और नीचे वो कहेंगे कि ए गलत है कि आर गलत है कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं ना चारों। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से हमें देखना होता है, तो केयरफुली रहें इसके बारे में। अंतरायों को क्रम से लगाना आ सकता है आपका, और आपको अंतरायों के नाम और उनके अर्थ के साथ मिलान करना आ सकता है। ठीक है, इस तरीके की चीजें। और अंतरायों को दूर करने के लिए अभ्यास का एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा है अब अंतरायों को दूर करने का लिए कौन सा अभ्यास है, बताएं जरा। प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास। एक एक तत्व में अभ्यास। अभ्यास। हाँ जी, एक तत्व अभ्यास, अगर इसको एक शब्द में बोला जाए तो एक तत्व अभ्यास को हम कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन आपके कई दे दिए जाएंगे, वही है ना। उनमें से आपको अगर अंतरायों के बारे में स्पेशली पूछा जाए तो एक तत्व का अभ्यास। ठीक है, इसके बाद सह विक्षेप कौन कौन से बताए हैं ये हो गया। और 33 वाले में क्या है फिर, हाँ यहां तक हमने कल 32 तक ठीक से यहां भी कर लिए थे। मैत्री करुणा, अगर हमें कहें कि पॉजिटिविटी लानी है अपने व्यवहार में, तो उसके लिए सूत्र कौन सा है, मैत्री करुणा। आपको याद होगा इस बार भी आया था एक क्वेश्चन, शायद आया था क्या, जिन्होंने जी मैम आया था। हाँ क्या? जिन्होंने एग्जाम दिया मैत्री था। करुणा मुझे का उपदेश कहना। हाँ, तो अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी लाने के लिए, मन को या चित्त को शुद्ध करने के लिए
ये उपाय सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसको याद करने का जो साधन बताया था वो भी आपको अच्छे से याद होगा कि पहले हम सामाजिक व्यवहार को हम दुरुस्त करते हैं, है ना। सबसे पहले हमारा जो काम होता है, हम आसपास के वातावरण को उसको सुधारते हैं ना, ताकि वो हमें अफेक्ट ना करे हमारे योग साधना में। उसके बाद हम आए थे प्राणायाम। ये वाला प्राणायाम का एक परिपक्व पार्ट है, ये वाला। मैम एक बार इनकी मीनिंग फिर से एक बार रिपीट हो सकती है क्या? मैत्री, करुणा, मुदिता, क्योंकि इसी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ओके, देखिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, ये आपके 4 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पर आप एक ब्रेक कर लीजिए इस शब्द को। उसके बाद है सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य, ये भी आपके 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, ओके। आपको मिलान करने के लिए अगर देंगे तो मैत्री को आप सुख से मिलान करेंगे, करुणा को दुख से करेंगे, मुदिता को पुण्य से करेंगे और उपेक्षा को अपुण्य से करेंगे। इन्होंने सीक्वेंस क्रम ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम, ये सिर्फ आपको लाइन कंप्लीट कर रहा है कि ये विषय जो है आपकी भावना को, चित्त, ये वाली जो भावनाएं हम करते हैं ना, भावनाएं जब डेवलप करते हैं, ये वाली जो चारों ऊपर की भावनाएं हैं, इसको भावना चतुष्टय भी बोलते हैं, भावना चतुष्टय। तो ये भावना चतुष्टय मैत्री, मैत्री की भावना ही होती है ना, अंदर से भाव आते हैं मैत्री के। करुणा का भाव आता है, मुदिता का भाव आता है, उपेक्षा का भाव आता है, ये सब हमारे मन के भावों से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको भावना चतुष्टय बोलते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम, ये जो विषय है इनसे भावनाओं को से कंट्रोल होता है और उससे चित्त हमारा प्रसन्न रहता है। जब चित्त प्रसन्न रहेगा तब जाके आगे की जो चीजें हैं वो घटित होंगी, यानी कि ध्यान साधना में हम आगे प्रवृत्त हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप कुछ पूछ रहे थे, जैसे मैत्री है, मान लीजिए मैत्री है। मैत्री क्या है? मैत्री के लिए सुख, यानी कि जो सुखी व्यक्ति होते हैं ना, क्योंकि सुखी व्यक्ति क्या करेगा, वो हमेशा खुशियां ही बांटेगा, है ना। दुखी व्यक्ति हमेशा दुखड़ा सुनाएगा, तो दुखड़ा सुनाएगा तो आप उससे मित्रता करोगे तो कभी ना कभी ये कहोगे अरे बेचारा ये, फिर कभी उसके पचड़ों में भी पड़ जाओगे। हालांकि देखिए सहायता करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को अगर हर चीज में नेगेटिविटी दिखाई देती है, आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे आए होंगे ना, जिसके पास आप बैठोगे तो ये फलाना भी ऐसा है, ठिकाना भी ऐसा है, और ये इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया, जबकि आप दूर खड़े हो तो आप बिल्कुल ये सोचोगे कि यार इन सब की क्या जरूरत थी, मतलब क्यों सोचता है इतना ये, है नहीं। कभी कभी होता है ना ऐसा, किसी ऐसे पर्सन से आप मिलते हो तो वो होता है दुखी आदमी। तो करुणा, करुणा तो किसके लिए करना चाहिए? दुखी के लिए। मैत्री हमेशा सुखी आदमी के साथ करनी चाहिए और करुणा करनी चाहिए दुखी व्यक्ति के साथ में, जो सच में दुखी है ना, उसके साथ में आपको करुणा का भाव अपने आप आ जाता है कि उसकी मदद कर दो, उसका ये कर दो, वो कर दो, है ना, ये आ जाता है। तो जो भाव है, हमारे भाव किस किस के प्रति कैसे कैसे होने चाहिए, तो मैत्रिता का भाव हमारा सुखी आदमी के लिए, करुणा जो होता है वो दुखी आदमी के लिए होता है, और मुदिता, मुदिता का मतलब मुदित होना, यानी कि प्रसन्न होना। हम जो प्रसन्न होते हैं अंदर से, जब खुश होते हैं, वो प्रसन्नता होती है मुदित। और वो किसके प्रति आती है? जो हमारे पुण्य आत्माएं हैं, जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे अपने नियर बाय रहते हो या फिर कोई साधु संत ऐसे हैं जिनको देख करके ही हमें खुशी मिलती है, हमारा मन अंदर से प्रसन्न हो जाता है, मुदित हो जाता है, उसके लिए हमारी वो भावना जागृत होती है। और उपेक्षा जो लास्ट है, चौथा ऑप्शन, उपेक्षा, उपेक्षा हमें अपुण्य आत्माओं के करनी चाहिए। अपुण्य आत्माएं जो कि सारी नकारात्मक शक्तियों को लिए रहती हैं और अपने सबको दुख देती हैं, या फिर उनके कत्ल के लिए भी जिम्मेदार होती हैं, या जो भी हैं वो अपुण्य आत्माएं होती हैं, ठीक है। तो ये अपुण्य आत्माएं की उपेक्षा करनी चाहिए। अब उपेक्षा में यहाँ पर भाव आपका डिपेंड करता है
एक तो उपेक्षा होता है कि आप तटस्थ रहें, आपने उनको देखा और उसके लिए आपने नजर तो घुमा ली है, लेकिन अगर थॉट आपका आ जाता है कि भाई ये इससे घृणा करनी है, घृणा भी तो एक भाव हो गया ना, तो वो भाव भी हमें डेवलप नहीं करना है। और एक उसके विचार हमारे अंदर आते जा रहे, तो तटस्थ रहना है मेन। उपेक्षा का मतलब है तटस्थ रहना, यानी कि हमें ना उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव सोचना है, वो तटस्थ कहलाता है। तो अपुण्य आत्माओं के लिए, अपुण्य के लिए हमें उपेक्षा करनी चाहिए, उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब हम कोई भावना आनी नहीं चाहिए इसके लिए, उपेक्षा के लिए, उपेक्षा के लिए। हाँ, कोई भावना नहीं, हम एकदम न्यूट्रल है, हमें ना उसके बारे में अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है। यानी कि अपुण्य आत्माओं से हमें एक तरह से दूर रहना, ना दिखेंगी ना भावनाएं जागृत होंगी, है ना। संभाव भी बोल स- सकते हैं मैम। समभाव बोल सकते हैं, उसी को समभाव बोलते हैं, तटस्थता कोई। ओके मैम। ठीक है, तो उस तरीके की भावना हमें, क्योंकि हमें क्या है, हम भावनाओं पे कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो उपेक्षा में अगर हम घृणा का भाव लेके आएंगे तो कंट्रोल तो नहीं हुई हमारी भावनाएं, है ना। तो इसीलिए इसको हमें नेग्लेक्ट करना है, यानी कि बिल्कुल तटस्थ रहना है ना हमें, क्योंकि वो उसके अपने कर्मों का फल है जो वो कर रहा है, राइट। इसीलिए Yes, ma'am. चार जो भावनाएं हैं, इनके आगे, ठीक आगे अगर आप सूत्र याद कर लेते हो, तो ये जो चार आपने लिखे हैं ना पहले वाले, मिलान करने के लिए आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या कभी? नो मैम। बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी और को कोई डाउट इसमें? तो क्लियर मैम। इन्होंने बता दिया है कि चित्त की प्रसन्नता के लिए क्या क्या उपाय बताए हैं और मिलान करना। इसके अंदर से, इस सूत्र के अंदर से स्पेशली ये वाले प्रश्न बन सकते हैं, दो तरह के हैं, और बाकी भी बन सकते हैं घुमा फिरा के। मुझे जो समझ में आया मैंने लिख दिया। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। अब कहते हैं कि जो प्रच्छर्दन है, महर्षि पतंजलि ने निम्न में से चित्त को स्थिर करने के उपाय के बारे में कहा है, यानी कि प्राण वायु को धारण करना और विधारण करना। ठीक है ना। अब चित्त को स्थिर करना है तो आप उसको क्या करोगे, या तो आप धारण करके स्थिर, कुंभक लगाते हैं जो, है ना, कुंभक, अंतर कुंभक भी होता है और बाह्य कुंभक भी होता है। आई होप आपको इसको अर्थ पता होगा। किसी से पूछें क्या? कौन बताने को लिए तैयार है? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। हाँ जी, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है बताने का? मैम गलत नहीं हो जाए, पर मेरा तो यही है कि न तो श्वास बाहर होता है और न अंदर होता है, केवली की स्थिति होती है क्या मैम? रुचि मिश्रा जी। रुचि मिश्रा जी। यस मैम। बताइए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन से आप ना जो नहीं बता पा रहे हैं वो प्लीज, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप आना, बाकी पकड़ पकड़ के तो नहीं लाए जाते हैं क्योंकि अभी आप बता नहीं पा रहे हो असल में, या भूल जाते हो। एक्सप्लेन कराया हुआ है ना हर चीज को, फिर भी देखो कैवल्य के बाद हम फर्स्ट पे आए हैं, फिर भी आप में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है अभी भी। तो रमन जी ने जैसे बताया कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, जब हमने इस सामाजिक बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद हम जब आते हैं, देखिए याद करने का सीक्वेंस से रिलेट किया था, वैसे इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या है कि फिर हम क्या करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जैसे प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, प्रच्छर्दन क्या होता है? वमन करना, उल्टी करना, प्रच्छर्दन का मतलब है ना, एकदम से पूरी श्वास को बाहर निकाल देना। जितनी हमारे अंदर श्वास है, जितनी निकल सकती है, 100% निकालेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन जितनी निकल सकती है उतनी बाहर निकाल के प्रच्छर्दन करके, उसके बाद विधारणा, धारण का मतलब तो अंदर लेना होता है, और वी का मतलब बाहर ही छोड़ देना, फेंकी जो थी ना, उसके बाद वैसी उसी स्थिति में बने रहना।
जो हमारी प्राण वायु है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो दूसरे शब्दों में क्या करें, बाह्य कुंभक एक तरह से। और ये बाह्य कुंभक का प्रयास या अभ्यास इस स्थिति में कैसे हो सकता है कि हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए या चित्त वृत्ति रहित हो जाए? वो तब हो सकता है जब हमें पूरी तरह से जो 8 प्राणायाम हमारे हैं उनमें पूरी तरह से पारंगत हम हासिल कर लें, उसके बाद की स्थिति है ये। क्योंकि आप वायु को, प्राण वायु को बाहर फेंक करके फिर आप रोक करके रखो अपने आप को, कितनी देर रोक करके रखोगे, तो वो अभ्यास के बाद ही आ सकता है। ठीक है। और उससे क्या है, चित्त की जो वृत्तियां थी, क्योंकि आप बाहर छोड़ ही दोगे सांस को तो आप सोचोगे क्या? फिर तो बस ये होगा कि बस किसी तरह से श्वास आ जाए, मतलब बाहर की और दूसरी किसी के बारे में थोड़ी सोच सकते हो, तो वृत्तियां अपने आप कम हो जाएंगी, है ना। आपका कंसंट्रेशन क्या रहेगा कि मैंने इतना लंबा ले लिया, या ये मैंने इतनी देर रोक के रखा, या ओम का उच्चारण के अंदर आपने, या ईश्वर के किसी एक टारगेट पे आपने जो है ना उसको अपने ध्यान को बांट के रख लिया, तो फिर बाकी की वृत्तियां सारी वो आलतू फालतू लगती हैं, क्योंकि आपने कंसंट्रेट इसके ऊपर कर लिया। ठीक है। तो ये क्या है, अब यहां पर आपको जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि महर्षि पतंजलि ने निम्न में से चित्त को स्थिर करने के उपाय के बारे में क्या कहा है। अगर ये प्रच्छर्दन वाला आपको सूत्र दे दिया जाए और उसके बाद ऑप्शन में आपको दे दिया जाए कि प्राणवायु को धारण करना या विधारण करना, तो आप क्या कहोगे? विधारण करना। विधारण करना है। हाँ। तो छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ध्यान में रखनी है, इसीलिए एक एक शब्द जो है ना वो आपसे एक तरह से चबुआया है, ये कह सकते हैं ना हम। चलिए जी मैम, बिल्कुल। मैम नेक्स्ट। हाँ जी रमन जी। मैम यहाँ ये केवली की स्टेट से अलग है क्या? हाँ, केवली की स्टेट से अलग है ये। ओके मैम। ठीक है। तो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि महर्षि पतंजलि ने निम्न में से किस किस को चित्त या मन को स्थिर रखने का उपाय बताया। ये क्वेश्चन अभी आया था ना, जिन्होंने एग्जाम दिया है, बताइए आया था कि नहीं आया था? आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए थे, कुछ लाइनें दे दी थी कि चित्त को प्रसन्न करने के निम्न में से कौन कौन से उपाय हैं। शायद वो कूट के विषय में आया था कि ये और ये ऐसा कुछ था, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको चित्त को प्रसन्न करने के उपाय हैं, चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय हैं। ठीक है। इनमें से ये आपका बन जाता है, राइट। तो इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको किसी सूत्र में दिक्कत है कि ये आपको समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझना है, तो आप बोल सकते हो। ठीक है। परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। अब यहाँ पर जो क्या कह सकते हैं कि चित्त को एकाग्र करने का परिणाम क्या होता है, यहां पर बताया है परिणाम क्या होता है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि चित्त को एकाग्र करने का परिणाम बताइए, उसमें आपको दे दिया जाता है कि परम महत्वांतो, जैसे परमाणु परम महत्व, यानी कि परम से परम यानी कि बड़े से बड़ा, और छोटे से छोटा हम उस रूप को भी ले सकते हैं, इसका ये परिणाम होगा। ठीक है ना, परमाणु परम ये वाला इसका परिणाम है, और उससे हम सब चीजों को वश में कर लेते हैं। क्योंकि छोटे से छोटा, इसने क्या किया था हनुमान जी ने किया था कि परम अणु बन के और सूरशा के मुंह से निकल करके वापस विशाल रूप धारण कर लिया, यानी कि उनका काम बन गया ना, हर चीज वश में हो गई। तो उस तरीके से हम ये कह सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, महान से महान काम हमारे सबके सब वश में हो जाते हैं। ठीक है। चित्त को एकाग्र करके हम ये कह सकते हैं। और दूसरे अर्थों में जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कह रहे हैं कि अगर हमने चित्त को एकाग्र करके कोई भी काम किया, चाहे छोटे से छोटा काम किया या हमने कितना भी बड़ा काम किया, लेकिन चित्त की एकाग्रता के बिना हम वो कोई भी काम गड़बड़ कर देंगे। लेकिन चित्त अगर एकाग्र है तो वो काम बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है।
हो जाता है ना। 41 में ग्रहित ग्रहण ग्राहेशु में से किसी एक में चित्त का स्थिर हो जाना समापत्ति है। ठीक है ना, किसी में भी, जैसे ये 3 चीजें हैं, ग्रहित, ग्रहण और ग्राहेशु। इनमें अगर हम चित्त को स्थिर कर लेते हैं तो चित्त, उसको कहते हैं समापत्ति। अब यहाँ पर समापत्ति की जगह पे आपको कोई और ऑप्शन भी दे देंगे और ये वाली लाइन आपको दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2-4 तरह के क्वेश्चन इसी एक सूत्र से बन जाएंगे। फिर महर्षि पतंजलि के अनुसार ग्रहिता के लिए संप्रज्ञात समाधि में कौन सा आलंबन बताया है? ग्रहिता के लिए एक ये वाला भी बनता है आपका, ग्रहित, ग्रहण, ग्राहेशु। ग्रहिता के लिए संप्रज्ञात समाधि में कौन सा आलंबन है? अस्मितानुगत। और दूसरा जो है ग्रहण के लिए कौन सा आलंबन है? आनंदानुगत। और ग्राह्य के लिए कौन सा आलंबन है? वितर्क, विचार, यानी कि स्थूल जो है, जड़ प्रकृति जो है, स्थूल सूक्ष्म जो प्रकृति है, वो उसके लिए आलंबन है। तो इसके लिए ये आप थोड़ा सा इसको देख लेना, ध्यान कर लेना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अभी बने नहीं है, लेकिन आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि हर बार अपना लेवल बढ़ रहा है। 42 में क्या कह रहे हैं कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, इनके विकल्प से, यानी कि जब ये संकीर्ण अवस्था में होते हैं, पता ही नहीं लगता है तीनों का, इनकी मिलीजुली अवस्था जब रहती है, तो वो कौन सी समापत्ति कहलाती है? सवितर्क समापत्ति कहलाती है। और अगर स्मृति और स्वरूप से, इन 2 चीजों से जब वो शून्य हो जाए और केवल अर्थ मात्र रह जाता है, तो वो निर्वितर्क कहलाती है। ठीक है, स्मृति और रूप से शून्य। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप सूत्र याद करोगे। इसके बाद सविचारा और निर्विचारा के लिए भी कहते हैं कि सेम चीज है जो 42-43 में बोला है, सविचार और निर्विचार। फिर सूक्ष्म विषयतम च अलिंग पर्यवसानम, यानी कि सूक्ष्म विषय जो है ना आपके कहां तक जाते हैं? अलिंग तक जाते हैं। ठीक है, यानी कि मूल प्रकृति तक जाते हैं। और उसको क्या कह रहे हैं? सबीज समाधि कहते हैं। क्योंकि बताइए क्यों कहते हैं बबीता जी? बताइए क्यों कहते हैं? मैम सभी वृत्तियों का नाश हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। सभी वृत्ति, हाँ जी हाँ, मैम। अलिंग पर्यवसानम तक क्यों जाते हैं? बिल्कुल आपने सोनी जी सही कहा है, लेकिन बबीता जी से भी मैं पूछना चाहूंगी, क्या वो क्लास में है? अब यस मैम। हाँ बताइए ना। वो मैम सब ये जी सभी समाधि क्यों कहलाती है ये? मैम यहाँ पे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। आवाज नहीं आई आपकी। देखिए, आपको ये पता है ना कि गुण कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सतरजतम। सत्वरजतम। अब 3 गुणों में से हम जो गुणों का नाश करते हैं, हमारी वृत्तियां होती है ना जो, वो तम गुण के कारण और रजो गुण के कारण, इन गुणों के कारण ही हमारी ज्यादातर बेकार की वृत्तियां होती हैं। और वो उन वृत्तियों को हम जब छोड़ते हैं तो वो किस गुण के कारण छोड़ते हैं? सत्व गुण के कारण छोड़ते हैं, है ना? जी मैम, यस मैम। जब सात्विकता आएगी तभी हम इनको छोड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं छोड़ पाएंगे। अब यहाँ पर जो सबीज समाधि हुई है, तो हमारे सत्व गुण का सहारा लेकर के हमने इन गुणों को छोड़ा है, इन गुण की वृत्तियों को छोड़ा है, रज और तम को। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबीज समाधि है, तो यहाँ पर अभी सत्व गुण बना हुआ है, सत्व गुण के सहारे अभी हम चल रहे हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ा इसने।
जब तक कोई गुण साथ में रहेगा तब तक वो सबीज समाधि कहलाएगी। जब सभी गुणों को हम छोड़ देंगे तब वो निर्बीज समाधि कहलाती है। ठीक है, अब निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, तो ये वाला तो आपको मुझे लग रहा है कि हर एग्जाम में ही पूछा जाता है, ऐसा लग रहा है कि अध्यात्म प्रसाद जो है किसका परिणाम है। किसका परिणाम है अध्यात्म प्रसाद? निर्विचार समापत्ति, विचार है ना। और ये तो आपको बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, कभी भी। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, सूत्र में साफ साफ लिखा है। रितंबरा तत्र प्रज्ञा, तब आपकी प्रज्ञा जो है वो सत्य को धारण करने वाली हो जाती है, रितंबरा हो जाती है, जब आपको अध्यात्म प्रसाद मिल जाता है। तो शुरू में क्या हुआ? निर्विचार, निर्विचार समापत्ति। देखिए ना, सबसे पहले समापत्ति की कैटेगरीज हैं सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और नहीं, और सविचार क्या था ये? बताइए बताइए कौन सा था? एक तो था सवितर्क, निर्वितर्क, और उसके बाद सविचार और निर्विचार, यही था ना। निर्विचार। हाँ, तो निर्विचार में जो लास्ट वाली जो चौथी कैटेगरी थी हमारी, लास्ट है ना, उसके अंदर हमारा क्या है? अध्यात्म प्रसाद घटित होता है। अब प्रसाद मिला है तो आपको वो प्रसाद से क्या फल मिला? प्रसाद खाने से कैसी बुद्धि हो गई आपकी? सत्य को धारण करने वाली बुद्धि हो गई, प्रज्ञा। सत्य को धारण करने वाली रितंबरा, रितंबरा, रित को धारण करने वाली, सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा हमारी बुद्धि हो गई। ठीक है, उसके बाद वो बुद्धि कैसी होती है कि श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, जो हमारी सुनी सुनाई, जैसे आप मुझसे सुन रहे हो, या हम जो सुनी सुनाई बातों पर अनुमान लगा लेते हैं, या देखी हुई बातों पर भी अनुमान लगा लेते हैं ना, तो देखी और सुनी गई चीजों पर जब हम अनुमान लगाते हैं और जो बातें सुनते हैं, उससे जो हमारी प्रज्ञा होती है, वो जो हमारी बुद्धि होती है, उस बुद्धि से अलग ये बुद्धि होती है, कौन सी वाली? रितंबरा वाली। अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्, वो विशेष अर्थ देने वाली होती है। अब उसने चाहे कोई चीज सुनी है या देखी हुई, अनुभव की हुई चीज है या अनुमान लगाई हुई चीज है, उससे हट के वो चीजों की असलियत के बारे में जानता है, जब उसकी बुद्धि जो है वो रितंबरा हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रसाद खाने के बाद हमारी रितंबरा प्रज्ञा हुई है। ठीक है, याद रहेगा ना, इसीलिए प्रसाद खाना चाहिए। अब 50वें में यही है कि तज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, और उससे जो हमारे संस्कार डेवलप होते हैं, जब ये हमारा ये सिचुएशन आ गई, रितंबरा प्रज्ञा हो गई ना, उसके बाद जो हमारे संस्कार डेवलप हुए, यानी कि हम जैसे हो गए, हम में जो चेंजेस आए, वो चेंजेस क्या करते हैं? जो अन्य संस्कार थे, अन्य संस्कार कौन से? जो रज और तम गुण वाले जो संस्कार थे, उनसे जो डेवलप होने वाली वृत्तियां थी, वो संस्कार थे, वो हमें प्रतिबंध, वो वाले जो संस्कार थे ना, जो अभी डेवलप हुए, वो पहले वाले जो संस्कार थे जिनको हम छोड़ चुके हैं, उनको वो प्रतिबंधित कर देते हैं, वो आने नहीं देते हैं फिर। ठीक है, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि। अब जब इन सब का भी निरोध हो जाता है, तब निर्बीज समाधि घटित हो जाती है। ठीक है, तो किससे जनित संस्कार व्युत्थान संस्कारों को रोक देते हैं? किससे जनित हो गया? जो रितंबरा प्रज्ञा से रिलेटेड जो संस्कार थे, वो जो व्युत्थान संस्कार होते हैं, व्युत्थान कौन से होते हैं? व्युत्थान का मतलब कौन बताएगा? आप नहीं बताओगे रमन जी? नहीं, आप नहीं बताओगे, बबीता जी बताएंगी। विज्ञान मैम, नया नया आप बोल रहे हो, हैं? ये बोल रहे हो? हाँ मैम, विज्ञान मतलब किसी चीज बस का बस नया जैसे होता है। बस बस, बढ़िया। अंशिका पांडे जी। व्युत्थान, व्युत्थान का हेलो। अर्थ बताना है आपको। हाँ जी अंशिका जी। हाँ मैम, व्युत्थान मतलब कि जैसे खत्म हो जाना, जिसका उत्थान ना हो, ऐसे करके।
अच्छा, अनीता जी, अनीता नायक जी, या चलिए जिसको आता है वो बता दो। ज्योति जी। मैम ये हमारा जैसे जो 3 समाधि में भी आया था, व्युत्थान निरोध काल एकात्मता में था। हाँ, व्युत्थान का अर्थ है मतलब किसी चीज का उठना मैम, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी चीज का उठना, और उठना क्या है था? रेज होना। जैसे अभी हैंड रेज किया तो हाथ को, उंगलियों को ऊपर उठाया ना, यानी कि उसके अंदर के जो भाव थे वो ऊपर उठने को तैयार हैं। वो आवाज आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ जी मैम, अब आई है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, बीच में डाउन हो गया था लैपटॉप। चलिए, तो ये अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट, और इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत हो? कहीं पर किसी को कुछ भी ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा हो? एक बार है ना, जड़ और चेतन के बारे में बता दीजिए। किसके बारे में? जड़ चेतन। जड़ और चेतन, ओके, ठीक है। देखिए, ये आपको सबको पता है ना कि जो हमारी प्रकृति है, पुरुष है, एक होता है पुरुष और एक होती है प्रकृति, है ना? पुरुष के बारे में क्या क्या कहते हैं? कि ये चेतन है। पुरुष चेतन है ना, और चेतन क्यों है? क्योंकि वो प्रकृति में आने के बाद उसकी मूवमेंट कराता है, ठीक है, इसलिए वो चेतन है। और ये होती है जड़, समझ रहे हैं? जब हम, एक शरीर है हमारा, हम जो जिस शरीर के अंदर अब हैं, वो शरीर है अगर, तो वो शरीर में से अगर ये चेतन निकल जाए, पुरुष निकल जाए, तो क्या वो शरीर मूव कर पाएगा? नीरज जी? नहीं मैम। नहीं कर पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेतन जो है हमारी आत्मा है, यानी कि पुरुष है, और प्रकृति जो है वो जड़ है। जड़ के अंदर क्या क्या होता है? पंच महाभूत होते हैं। आपको जड़ प्रकृति के जब वो शाखाएं, सर ने भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है, तो प्रकृति का जो बनी रहती है वो किस किस चीज से बनी रहती है? सत्व रजतम, 3 प्रकार के गुण होते हैं, वो रहते ही रहते हैं, सत्व, रज और तम। और तीनों के तीनों बिल्कुल इक्वल पोजीशन में होते हैं जब ये शुद्ध अवस्था में होती है, अपनी बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होती है। पुरुष अकेला है, वो सिर्फ एक ही है मतलब। और प्रकृति के फिर आगे भेद क्या है? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म अवस्था है, इतनी सूक्ष्म है कि वो दिखाई भी नहीं पड़ती है, ठीक है? क्योंकि जब इसके अंदर तीनों गुण विद्यमान है, कोई भी इसके अंदर हलचल नहीं हो रही है। जैसे एक शांत पानी का एक वो रहता है ना, एक तालाब लगाओ, बिल्कुल उसमें कोई हलचल नहीं है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई छोटा सा कंकर पड़ा तो उसके अंदर हलचल शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से जब इसके प्रकृति में जब पहला कोई विकार आता है तो उसको क्या कहते हैं? महत तत्व, महत तत्व बोल देते हैं, ठीक है, या उसको बुद्धि बोल देते हैं, कहीं कहीं पे बुद्धि यूज होता है, ठीक है? मैम तो महत्व तो तब आएगा ना, जैसे अभी आपने जो तालाब का जो एग्जांपल दिया, जब पुरुष के साथ जब वो आई तब महत्व आया ना। देखिए, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो है, ठीक है ना, हलचल होगी तो इट मीन्स इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन वो अभी सूक्ष्म अवस्था में है, अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ना अभी जो दिखाई देने वाले जो तत्व है ना वो अभी ऐड होंगे अभी। अब आया ना? हाँ जी। ठीक है, अपना कहाँ तक हुआ था? समाधि साधन पाद 1। ये करना है क्या सेकंड वाला ना?
चलिए 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रहा? जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से करना है। अंजलि जी केयरफुल रहिए जरा, बिल्कुल आराम से पढ़ के आंसर दीजिए।
श्वेता ठाकुर जी बहुत बढ़िया। निधि जी, अनीता जी आपका भी बहुत अच्छा है, रुचि जी आपका भी अच्छा है, नीरज जी, कविता जी, कंचन जी, वेरी नाइस। धर्मेंद्र जी के 2 पॉइंट्स कम क्यों हो गए? रमन जी के भी। बाकी देखिए कितना कितना मिस्टेक है। मैम हाँ जी, 3 क्वेश्चन रह गए मेरे, मतलब टाइम कम लग रहा था मेरे को। मैं ऑप्शन मिलाए मैम थे ऐसे, ये मतलब मैत्री मैत्री करुणा करुणा वाला मुदिता जो ऐसा प्रज्ञा। आता है ना, इसमें पजल हो जाते हैं थोड़े ऑप्शंस ना, हाँ थोड़े कंजेस्टेड होते हैं तो। हाँ, नहीं आप सही बोल रहे हो। इसका ना कहीं कहीं पर तो मैंने इसके सही बनाए हुए हैं, जैसे कि एक चार्ट के अंदर स्क्रीनशॉट लेके एक्चुअली बनाए हुए मैम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ। मुझे याद था, पूरा अच्छे से आता था, बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे, मतलब करना कैसे है, अटेम्प्ट वो नहीं कैसे समझ में आ रहा करना। था मैम। हाँ हाँ। हाँ, और तो क्लियर था ये मैम सारे। अभी क्योंकि यही मेरे साथ हुआ, यही मेरे साथ हुआ मैम, मतलब मैं आगे समझ ना, नहीं पाई अब क्या करूं आगे क्या देखिए नहीं। क्योंकि ना सभी क्वेश्चंस को दोबारा से टाइप करना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको खुद पता ही है कि 4-5 हजार क्वेश्चन है, कम तो है नहीं। तो इनमें ना पहले के बनाए हुए हैं, जैसे अभी कब नोटबुक लेके बैठना और इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ये तो चलो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य क्या है। सबको मालूम है कि समाधि भावना और कलेश तनुकरणन है, ठीक है, 2 और 4। तो 2 और 4 को टिक कर दिया आपने। अब यहीं पर ये क्वेश्चन आ सकता है ऊपर क्वेश्चन में कि उद्देश्य नहीं है करके, सिर्फ नहीं आप ऐड कर देंगे, लेकिन नहीं नहीं देखोगे आप लोग, आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 और 4 ऐड कर दोगे, है ना। ये एक गलती जो हो सकती है उसके बारे में मैं ध्यान दिला रही हूँ बस, ठीक है। अब इसको मैम रटा पड़ा था सबका। अंजलि जी, अंजलि जी जी सुन रहे हैं मैम। आप? जी आपने मैम। शायद, मुझे लग रहा है कि ये पाठ मुझे सुनाया था कि नहीं सुनाया था, नहीं सुनाया था शायद। नहीं मैम, ये नहीं सुना, पर मैम इसमें से बहुत जो मुझे बिल्कुल आते थे वो मिस्टेक हो गई। और ज्योति जी इसी आपका वजह क्यों से गलत हुआ ये? सोनी शर्मा जी, बबीता जी जी, मैम। धर्मेंद्र जी। मैम कुछ क्वेश्चन तो आते हुए गलत हो गए और कुछ आते नहीं थे। सोनी जी कह रही हैं, ओके। जी मैम। बबीता जी और धर्मेंद्र जी आपका क्या ख्याल है? मैम हाँ जी, मेरे 4 मिनट में क्यूज हुआ करेगा, लेकिन अब मैं धीरे से किया करूंगा मैम, ये मेरी गलती से हुआ मैम। हाँ। और वो आज मैं ये लास्ट। शुरू में ही कहा था धर्मेंद्र जी कि मतलब हमें जो है ना अपनी कमियों पे काबू पाना है, मैम पता कुछ है ना। स्टूडेंट हैं वो इफेक्ट कर जाते हैं, इस वजह से मेरा गलत हुआ, लेकिन ये मैत्री मैम वाला ये स्टूडेंट कौन से हैं, प्लीज पूछ लीजिए आप एक बारी। आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो धर्मेंद्र जी, कर भी देते हो और हो भी जाते हो। तो ये आपकी कमी में आप अपना नोट डाउन कर लो, जिसके ऊपर आपको मुझे तो सुधार वैसे करना ही है। सोना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं जल्दी फटाफट ये नहीं देखिए करूंगा। सुधार करना है आपको, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास पूरे 30 सेकंड है। मैंने देखा जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश हुआ है वैसे ही किसी का तो टिक हो गया था। अब ये मैम वो समझना, रट रखे हैं उन्होंने, रट रखे हैं लेकिन बार बार। उसमें गलत भी तो हुए। स्कोर कौन सा सही आ गया रट रट के? इस बार मैंने क्वेश्चन को ही चेंज कर देना है, फिर देखना कैसे आप करते हो। तभी तो गलत कराते हैं मैम ये स्टूडेंट, लेकिन अब हम गलत नहीं ये होंगे। मत किया करो ना। बबीता जी आप क्या कह रही हैं? हम्म। मैम ये गलती से टिक हो गया, आता था मेरे को। वो हाँ, ये तो सेंटेंस में समझ सकती हूँ, सभी का है कि गलती से टिक हो गया, लेकिन मार्क्स तो कम आए ना। ये देखो ना, जो आपके एग्जाम के बाद जो मार्किंग हुई है तो वो भी इसमें कम से कम आपके 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे टोटल 150 में से जो आप कहोगे कि ये मैं कैसे गलत कराया, ये तो हो ही नहीं सकता था गलत, है जी ना। मैम। और उसी में आपका फर्क पड़ जाता है रिजल्ट का। तो इसी चीज के ऊपर मैम मेन हमें कंट्रोल करना है, जल्दबाजी मैम मत जी मैम। करो। हाँ श्वेता जी, मैम आपकी तो बहुत जल्दी, सबसे पहले जल्दी आपको रहती है श्वेता जी।
नहीं मैम, अब जैसे मैंने सुधार लिया है, अब मैं आराम से करती हूँ। हाँ, मैं अभी देखूंगी आपकी, मेरी नजर जो है ना श्वेता जी पे है, धर्मेंद्र जी पे है, बबीता जी पे है। मैं देख रही हूँ कि कौन, कंचन जी पे है, गलती कौन करता है, मैं देखती हूँ अभी धीरे धीरे करके। मैम हाँ जी, कुछ स्टूडेंट तो मेन स्ट्रेंथ मैम में आ गए हैं अब, लेकिन कुछ की वजह से होता है, लेकिन अब हमारा गलत नहीं होगा मैम। वो ओके। तेज करो, कोई दिक्कत नहीं, हम गरीब रथ की तरह दौड़ेंगे बस। अभी क्या है, थर्ड क्वेश्चन में अंजलि जी और हेमा साहू जी। हेमा जी आपने तो मुझे लग रहा है, चलिए ये तो है ही नहीं, एक्चुअली डायरेक्ट सूत्रों में नहीं है ये तो, समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। मैम इस हाँ वाले जी, क्वेश्चन को आप मैम ये मतलब आता जब था। मैम जब क्लास होगी तो आप समझा देंगे। एक्चुअली मैंने ये थोड़े कॉमन सेंस से किया था, मेरे को आता नहीं था, बट मैंने कॉमन सेंस से किया था ये। अच्छा, नहीं ये मैंने तो कराया भी नहीं है कविता जी। ओके ओके, क्योंकि तो मैम ये समझा दीजिएगा हाँ, कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझा दूंगी, कल समझा दूंगी इसको, कल मुझे एक बार याद दिला देना बस। धन्यवाद मैम जी। क्योंकि कई बार मैं सोचती हूँ कि इसको मुझे एक्स्ट्रा कराना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, व्यास भाष्य के अनुसार है ना ये सब, तो जी मैम, लेकिन मैं भूल जाती हूँ हमेशा, कोई याद दिला दे तो फिर मैं करा दूंगी। मैं याद दिला दूंगी कल मैम। ठीक है। और इसके बाद ये है कि प्राणायाम के प्रकार हैं, आपने जब अगर सूत्र किया है तो आपको पूरा कंप्लीट पता होगा, अब किसने नहीं किया है, बबीता जी। मैम एक चीज और, वो जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणा सुख दुख पुण्य पुण्य हाँ, विषयाणा, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताना। एक क्वेश्चन समझ नहीं आता पढ़ते वक्त, बस तो बताया याद था, रहता है। अभी बताया था वो मैम इसको मेरा पूरा, मैम बताया। कट गया था मेरा फोन। तो रिकॉर्डिंग में आप सुन लीजिएगा, पूरा अच्छे से डिटेल से बताया है नीरज जी। ठीक ठीक है है, मैम। हाँ। और इसके बाद देखिए स्तंभवृत्ति, जिसको भी आता होगा, बबीता जी ये किसका किसका गलत था, बबीता जी का, देख रही है ना बबीता जी। जी मैम। हम्म, जी आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स है और कहाँ से आपको सुधार करना है। हर बच्चे को अपना पता होता है। मैम, ये सब आज मिस्टेक से हो गए मेरे को, वरना आते थे ये सब क्वेश्चन। अब ये बच्चे मिस्टेक तो मिस्टेक ही कही जाएगी ना, इसको हम धो तो नहीं सकते। जी मैम, ये तो बात। हाँ हाँ। और ये मैत्री करुणा मुदिता, देखो सबको बताया था, लेकिन इसमें टाइम कम रह गया, ये मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल कि इसमें आपका टाइम, क्योंकि अटेम्प्ट ही बहुत कम बच्चों ने किया है, लेकिन जिसने भी अटेम्प्ट किया, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि मुझे जो पता लगे कि आपका गलती से नहीं हुआ है, तो आप उसको अटेम्प्ट मत करो ऐसे क्वेश्चन को, ताकि ये लगे कि भाई हाँ टाइम कम था आपके पास, तो मैं आपसे वैसे पूछ लूंगी। मैम हम्म, नमस्ते मैम, मैं भी लेट कर दी टाइम तो मैम। था, हाँ मैम टाइम तो था, पर पता नहीं क्या हुआ, मतलब वो ऑप्शन ही नहीं मिला पाई मैं। एक का मतलब यहाँ पे सुख था, जैसे मित्री का सुख और करुणा का जैसे दुख है, ऐसे बताया गया था, तो मतलब मैं समझ ही नहीं पाई क्वेश्चन, पता नहीं कैसे पजल हो गई एक दिन से। इस ऐसे तरह के जो टेलीग्राम पे स्पेशली ये है ना, तो उनके लिए आप ऐसे करना कि आप एक नोटबुक लेके रखना, उसके अंदर यहाँ पर जो दिए हुए ना 1 2 3 4 की फॉर्म में दिए हैं, और उसके बाद ABCD की फॉर्म में दिए हैं ना, तो इट मीन्स ये है कि A के आगे अगर सुख लिखा है, यानी कि A1 के आगे, तो करुणा हो गया, करुणा के आगे सुख लिखा है, तो करुणा के आगे क्या होगा हमारा, वैसे आप बताइए ज्योति जी। डी आ जाएगा मैम। हाँ, करुणा के आगे क्या आएगा, मैम डी आ जैसे जाएगा, मित्री करुणा डी आ जाएगा। सुख। तो सबसे पहले आपने डी को ही देखना है कि पहला ऑप्शन आपका क्या है, डी। डी सिर्फ 2 में ही है। अब आप इनको यस इनकी मैम, तरफ यस ध्यान मत मैम, देना। उसके बाद सेकंड मैम जो, आ गया, समझ आ गया। हाँ सेकंड ऑप्शन जो है ना मुदिता, मुदिता किसके बारे में कहा था, पुण्य के लिए कहा था। अब पुण्य कहाँ पर है, सी में है, तो इसके आगे क्या है, डी के आगे सी, तो आपका सिर्फ इतने से टाइम में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। क्लियर मैम, ये पेन और कॉपी से ना फिर हो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तुरंत तुरंत हो जाएगा, देखिए तो बस जी साथ में रखो बस, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पता नहीं होता ना कौन सा क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का। नेक्स्ट है अपना महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। देखो कितनी बार इसको हम समझा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी गलत कर दे रहे हैं। इस बार मेरा ठीक है मैम। अंजलि जी और परवीन जी आपको क्या हुआ है, हेमा साहू जी। कोई बोलेगा आप में से। मैम एक कंफ्यूजिंग टाइप का लगता है दृष्टा और दृश्य वाले में तो।
कल आप आए थे क्या? हाँ मैम आई थी, फिर भी गलत करी हूँ। फिर भी गलत कर रहे हैं। ओके। दृष्टा, दृष्टा मतलब जो देख रहा है। दृष्टा बन के मत रहो भाई, कुछ करो भी। ऐसा कुछ बोलने में आता है ना, दृष्टा भाव रखना, यानी कि वो सिर्फ देख रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, तो वो दृष्टा यानी कि सिर्फ देखने वाला। मैम एक बात पूछनी थी, हाँ जी। जैसे पुरुष है दृष्टा, वो सिर्फ देख रहा है, तो फिर जब फिर क्रियाशील फिर वो कैसे हुआ? मतलब जब वो प्रकृति के साथ मिला तब वो क्रियाशील होगा? हाँ, तब क्रियाशील हुआ है, वैसे नहीं हुआ है, क्योंकि उसको क्रिया करने के लिए कुछ साधन चाहिए थे, हाथ पैर विषय ये सब चाहिए थे, जो उसको वहीं पे मिले प्रकृति में। वैसे तो प्रकृति ही कराती है मैम वो भी। हाँ, तो इसीलिए ना पुरुष अकेला कुछ नहीं कर सकता है जब तक वो प्रकृति के साथ ना मिले। तो स्वरूप जो हुआ, स्वरूप मतलब पुरुष स्वरूप, ये तो मैम स्वप्रकाश फिर हाँ, दृश्य अपने प्रकृति प्रकाश हुई। में, हाँ, अपने प्रकाश में स्वरूप। तो यहाँ पर पुरुष के बारे में दृष्टा जो है उसी के बारे में बात कही, और प्रकृति, दृश्य और अस्मिता ये सब के सब किसका हिस्सा है? प्रकृति का हिस्सा है। ये समझ आया ना, क्योंकि प्रकृति का जो चार्ट बनवाया था, प्रकृति के बाद महत तत्व, अहंकार और ये सब विषय हैं, सारे के सारे तन्मात्राएं हैं, पंचभूत हैं, ये सारे जितने भी तत्व हैं सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो दृश्य क्या है? वो प्रकृति को ही कहते हैं दृश्य। अस्मिता क्या है? वो इसी का पार्ट है, महत तत्व जो था, है ना, वो इसी का पार्ट हो गया। अब बचा क्या? दृष्टा। दृष्टा तो कौन है? कौन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है? दृष्टा हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ठीक है। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन थी जिनको, यानी कि अंजलि जी को, परवीन जी को और किसको थी? हेमा जी को, कुछ दूर हुई क्या? चलिए यहाँ पर ये क्या है? चित्त की वृत्तियों को क्रम से लगाना था, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो इसमें गलत किसने किया? देखिए, ज्योति जी, बबीता जी, रमन जी, ये मैम आप ये कैसे? ना, ये बिल्कुल गलती से हो गया, मतलब मेरे को याद था और पता नहीं क्या हो गया एकदम से, मतलब गलत हो गया ये मेरे से। कितने सेकंड में आंसर दिया था आपने? ये था प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और समर्थय, ये थी, और मतलब मैंने ध्यान से नहीं पढ़ाया, पता नहीं क्या गलती होगी पर मेरे से इसमें। हाँ, और तीन तीन का मैं दे नहीं पाई, मतलब उसमें थोड़ा सा पजल ही हो गई थी, और एक मेरे को आता नहीं था। 3 का नहीं दे पाए थे मतलब? 3 का मैम, एक तो जैसे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये मेरे अच्छा, को वो आता था, ऊपर उसमें की टाइम बात नहीं कर मिल रहे हो, पाया। ओके। जी और मैम। रमन जी आपसे भी गलती से हुआ है, सोनी जी आपसे भी गलती से हुआ है, बबीता से भी गलती से हुआ है ना? सबसे यस मैम, यस यही मैम। आंसर मान लूं, है ना? जी। क्योंकि मेरा खुद का गलती से टिक हुआ। मैंने बस यही पूछने वाले थे कि आपका वाला किसने किया। नहीं, वो मैं स्कोर देख रही थी और गलती से तब तक दूसरा ये आ गया, क्वेश्चन आ गया और उसके ऊपर क्लिक हो गया। चलिए, इसके बाद फिर आपकी चित्त की भूमियां हैं, इनको क्रम से लगाना है। चित्त की भूमियों को भी देखिए सबको लगभग आता है, एक अंजलि जी का और एक रुचि मिश्रा जी का। ये दोनों ही इर्रेगुलर हैं, तो माफ करते हैं, क्योंकि इर्रेगुलर वालों को तो माफ ही करना हमारी जो है ना मजबूरी है, कुछ कह नहीं सकते इनको। ठीक है ना रुचि जी और अंजलि जी? हम्म आप हैं क्लास में कि फिर से इर्रेगुलर हो गए? नहीं मैम है। हैं? अच्छा, तो रुचि जी चली गई होंगी। हाँ, वो चली गई ना, वही है, मैम ये टाइम पास के लिए होता है भाई, खाली टाइम है, मूड किया तो आ गए, नहीं तो भाग गए। ठीक है। चित्त के 5 भूमियों का वर्णन कहाँ मिलता है? ये भी आपको क्लियर है 100%, वेरी नाइस। चित्त वृत्तियों के निरोध के क्या उपाय बताए हैं? मैम इसे मुझे पूछना है, इसे मेरा मिस्टेक है। जो हमारा श्लोक 32 वाला जो श्लोक था, उसमें और ये 11वें में मुझे पजल हुआ। अच्छा,
तो मुझे वो शायद इस क्वेश्चन में मैं वो इसलिए 32 रह वाला गई। बताइए कौन सा था? मैम एक था ना एक तत्व अभ्यास, तो मुझे वो लगा कि ये वो वहां पर आएगा। ठीक है, ये और एक फिर तत्व अभ्यास 11वें लिखा वाला है। जो था कि हाँ, अनुभूति विषय संप्रमोद नहीं अभ्यास वैराग्य भ्याम तन्निरोध। तन्निरोध था। तो यहाँ पर जो तो तन्नी है, तन्नी शब्द है, वो ऊपर के श्लोकों से रिलेटेड है। ऊपर के श्लोक क्या कह रहे थे? वृत्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रमाण यस मैम, परिविक। प्रमाण विकल्प निद्रा स्मृति। हाँ, तो जो तन्नी है कि उनको रोकने के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध किया जा सकता है। उनका किनका? इससे पहले जिसकी चर्चा हो रही होगी उसी का तो। हाँ क्लिष्ट क्लिष्ट जो यही सारे थे ना हाँ, हमारे वृत्तियां जो थी ना, वृत्तियां। उनकी बात कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर हो रही है, तो अभ्यास वैराग्य आएगा। एक तत्व अभ्यास कहाँ बताया था? जो हमारे क्या थे? दुख दोनों हाँ, अंतराय। विक्षेप और सह अंतराय। विक्षेप अंतराएं, इनके हाँ बारे में था। वो एक तत्व अभ्यास था। ठीक है, क्लियर? ओके मैम। कंचन जी, मैम बबीता जी। अगर व्याधि तो फिर अंतराय टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, फिर वो अंतराय पूछेगा तब हम एक तत्व बोलेंगे, हाँ, उसका आपको अंतराय ऑप्शन और बोल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल तब ये बोलेंगे। आपको ओके ज्योति जी, बबीता जी, आपको क्लियर हुआ? यस मैम। गलती नहीं होगी ना? देखो, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं।